पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम अधिकारी इसमें शामिल रहे, खास तौर पर भू माफिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर महापंचायत से पहले बवाल देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस के यहां पर जो जवान हैं उनकी तरफ से लाठियां तक भांजी गई। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस गांव को खाली कराना है, इस बसावट को खाली कराना है। यहां पर किसी भी तरह से बसावट नहीं हो सकती है, निगम की जमीन है। खबर फास्ट आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप खोरी गांव की दास्ता समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह से एक लंबा समय रहा, 25 साल का ये वक्त रहा जब धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों के मजदूर और अलग अलग व्यक्ति यहां पर बसते चले गए। और भू माफियाओं की नजर यहां पर जब जमीन पर पड़ी तो उन्होंने सस्ती दरों पर, किश्तों पर जमीन देकर यहां पर बसावट करना शुरू कर दिया। और आज यहां पर इस तरह के हालात थे कि 10,000 से ज्यादा आशियाने यहां पर बने हुए हैं। लेकिन अब ग्रामीणों को इस बात का डर सता रहा है कि उनका ये आशियाना अब टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही आपको एक बड़ा अपडेट भी यहां पर बता दें, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो खोरी कॉलोनी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे देश में एक वक्त पे ये बड़ा मुद्दा चल रहा था और दोबारा से अब मामला ये सक्रिय हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की खोरी कॉलोनी की तस्वीरें, जहां पर महापंचायत के दौरान ये बवाल देखने को मिला। खोरी कॉलोनी के लोगों पर लाठीचार्ज तक हुआ, लाठियां भांजनी तक पड़ी। यहां पर 10,000 से ज्यादा आशियाने हैं। लेकिन अब आपको बता दें, ग्रामीण इस संबंध में और इसी को देखते हुए कि किस तरह के हालात बन रहे हैं, उनके पास अगर ये घर नहीं होगा तो फिर वह कहां पर रहेंगे, उनका घर कहां होगा, वे किस तरह से कहां पर जाएंगे। तो ये तमाम सवाल ग्रामीणों के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, जहन में घुमर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। और इसको लेकर आपको बता दें, सरकार से लेकर प्रशासन तक ये बात लगातार कही जा रही है कि पुनर्विचार के बारे में हम लगातार सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण इस बात से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। और इसी करके आपको बता दें, महापंचायत का आयोजन होना था, जिसमें किसानों के बड़े नेता और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले नेता हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष BKU के गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसमें शामिल होने थे, वह पहुंच गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम एक बार फिर हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ गए हैं, जो इस मामले को लगातार कवर करते आ रहे हैं। मुकेश राजपूत, फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जाहिर सी बात है 10,000 आशियाने हैं, अगर ये टूट जाएंगे तो ये अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पर बसे हुए थे वो कहाँ पर जाएंगे? इसके बारे में सरकार और प्रशासन क्या कुछ सोच रही है, क्या रणनीति है, क्या इसके बारे में कोई योजना बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से पुनर्निवास का जो है बात यहाँ पर की जा रही थी, महापंचायत जिसको लेकर के हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर गुरनाम चढ़ूनी को आज यहाँ पर पहुंचना था। परंतु उससे पहले ही जो है यहाँ पर बवाल हो गया गांव के अंदर, और गुरनाम चढ़ूनी को जो है पुलिस ने पहले ही रोक दिया, जो कि महापंचायत में पहुंचने नहीं दिया, गाँव के अंदर पहुंचने नहीं दिया। लगातार जो है गुरनाम चढ़ूनी को पुलिस अभी भी जो है रोके हुए खड़ी हुई है, उनका पुलिस को समझाने की कोशिश वहाँ पर कर रही है। पुलिस के वहाँ पर जाना जो है कहीं ना कहीं जो है ज्यादा व्यवस्था को खराब कर सकता है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, उसको लेकर के जो है अभी पुलिस ने जो है गुरनाम चढ़ूनी को रोक रखा है। परंतु जो ग्रामीण है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पुनर्वास के लिए अभी तक जो है किसी की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है हाथ नहीं बढ़ाया गया। चाहे सरकार की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, तो किसी की तरफ से कोई भी यहाँ पर कोई संदेशा नहीं आया कि पुनर्वास के लिए जो है कोई सोचा जा रहा है। क्योंकि सरकार भी लगातार ये कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। और साफ तौर पर इसी को लेकर आज महापंचायत होनी थी, परंतु महापंचायत से पहले ही जो है खोरी गांव के अंदर बवाल मच गया और पुलिस के ऊपर जो है पथराव ग्रामीणों ने किया। क्योंकि तो वही जो है महापंचायत को लेकर के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया था, पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वहाँ मौके पर थी। पुलिस ने साफ तौर पर लोगों को ज्यादा इकट्ठा होने के लिए रोकने की कोशिश की, तो वहां पर जो है पुलिस के ऊपर ही पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भी जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए लोगों में लाठीबाजी और लगभग एक दर्जन जो है लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो है गुरनाम चढ़ूनी जो है लगातार पुलिस उन्हें रोके हुए खड़ी हुई है, वो आगे जाने की लगातार जिद कर रहे हैं। जी मुकेश, अगर बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई गई और कई कार्यकर्ता पहले हिरासत में भी लिए गए थे, यहाँ तक खुद सुशील गुप्ता को हिरासत में भी लिया गया था। तो ऐसे में इस तरह से सियासी सपोर्ट भी खोरी गांव वासियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर होगा क्या आगे? सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में कहीं ना कहीं ये निर्देशित करना चाहिए था। हालांकि सवाल नहीं उठा रहे हैं इस फैसले पर, लेकिन कहीं ना कहीं 10,000 आशियाने हैं और इसमें
कई हजारों लोग, कई बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निवास करते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, चाहे बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो। तो ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर यह है, क्या भूमाफियाओं पर क्या कुछ शिकंजा कसा गया है अब तक, जिनकी मौजूदगी में इन जमीनों को बांटा गया, सस्ती दरों पर बांटा गया? देखिए बिल्कुल, यस, मैं आपको सबसे पहले बात करूं कि जिस तरीके से सपोर्ट कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण खोरी वासियों को जो मिल रही थी, सबसे पहले सुशील गुप्ता जो है ग्रामीणों की आवाज उठाने के लिए चले, तो कहीं ना कहीं वो जो है पैदल मार्च निकालना चाह रहे थे ग्रामीणों के साथ, और जो है प्रधानमंत्री कार्यालय तक जो है पैदल जाकर के ये पुनर्वास की जो है नीति को लागू करने की कोशिश वहां पर कर रहे थे कि उनके लिए कोई ऐसा कोई जो है यहाँ पर व्यवस्था की जाए जो कि उनके ठहरने या उनको जो है रहने के लिए जो जगह मिल सके। परंतु उससे पहले ही पुलिस ने जो है उन्हें जो है उनके जो कार्यकर्ता है, उन्हें कुछ कार्यकर्ताओं को जो है नजरबंद कर लिया, और उसके साथ साथ जो है सुशील गुप्ता को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया। लगभग कई घंटों के बाद जो है सुशील गुप्ता को छोड़ा गया। परंतु उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से आज जो है महापंचायत होनी थी, तो महापंचायत से पहले ही महापंचायत में बवाल हो गया। गुरनाम चुड़ूनी जो कि किसान नेता हैं और कहीं ना कहीं वो वहां पर पहुंचने वाले थे, उनसे पहले ही जो है वहां पर बवाल भी हो गया, और साथ साथ जो है गुरनाम चुड़ूनी को महापंचायत तक खोरी गांव तक जो है पुलिस ने पहुंचने पहले ही बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया, वहां पर रोक के रखा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रवास की बात यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए तो लोग नजर आ रहे हैं, परंतु उनकी सपोर्ट पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है, क्योंकि पहले ही उससे पहले ही प्रशासन, क्योंकि कोर्ट के आदेश है, ऐसे में कोर्ट के आदेशों को किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो किया जा सके, या फिर साथ में जिस तरीके से लगातार जो किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज उठाने की बात यहाँ पर कर रहे थे, तो उससे पहले ही यहाँ पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। तो साफ तौर पर अभी ऐसा कुछ यहाँ पर यह दिखाई नहीं दे रहा कि पुनर्वास की नीति को लेकर के कोई बातचीत हो रही हो, या जो है ग्रामीणों को कोई किसी प्रकार की कोई यहाँ पर संतुना मिल रही हो। तो पूरी तरीके से अभी तक जो है ये कहा जा सकता है कि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई प्रशासन की तरफ से भी कोई यहाँ पर बातचीत नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी इस मामले पर जुड़ गई हैं। सीमा गिल जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है, कई दशकों तक इस कॉलोनी की बसावट होती रही, और ये खेल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि निगम की निगरानी में, पुलिस प्रशासन की निगरानी में और भू माफियाओं के जरिए किया जा रहा था। लेकिन अब ये बात लंबे समय बाद सामने आई कि ये निगम की ज़मीन है, यह अतिक्रमण का मामला है, तो इनको हटाया जाए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो 10,000 आशियाने थे, जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग निवास करते थे, उनका कसूर क्या है? कार्रवाई तो भूमाफियाओं पर होनी चाहिए थी, कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए थी जिनकी इसमें सीधे तौर पर मिलीभगत थी, जो लगातार कॉलोनी यहाँ पर बस्ती चली गई। बिल्कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं इस वक्त, और हम जानने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये जो घर हैं जो जिनको तोड़ा जाना है, ये कोई बहुत छोटी संख्या नहीं है। 10,000 के आसपास घर बताए जा रहे हैं, और 10,000 घरों के अंदर में कितने लोग रहते होंगे। और इस तरह जो 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 वक्त है अपने आप में, क्योंकि 1-1.5 साल से लगातार कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग अपनी बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद अगर उनके सर से छत छीन ली जाती है, तो ये अपने आप में बड़ा अमानवीय दृष्टिकोण आप इसको कह सकते हैं। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से चलती है, और जो कानून उनके कहता है उसके हिसाब से वो निर्णय लेती है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन सिस्टम में जो बाकी लोग हैं, मुझे लगता है उन सबको जिम्मेदार ठहराना बहुत जरूरी है इस तरह के केस में, क्योंकि लगातार ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। आप हिंदुस्तान भर में, खासकर अगर नॉर्थ इंडिया में मैं बात करती हूँ, तो कितने ऐसे केस होते हैं, खासकर अगर आप दिल्ली में बात करते हैं, एनसीआर में, कि जहाँ पर पहले एंक्रोचमेंट होती है और उसके बाद में सिस्टम एक लंबे टाइम तक सोता रहता है, अचानक से फिर वो जागता है, और उसके बाद वहाँ पर जब परिवार बस जाते हैं और अपनी दुनिया वो वहाँ बसा लेते हैं, और उसके बाद उनको उजाड़ने की प्रोसेस शुरू होती है। दिल्ली में ऐसा कितनी बार हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझना है कि क्या कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पर ये सब कर सकता है? डेफिनेटली नहीं। तो अगर वो अकेला नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मुझे ऐसे लगता है कि जो यहाँ पर घर बना रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने पैसे देकर प्लॉट खरीदे हैं, तो वो प्लॉट बेचने वाले कौन थे? और वो जब बन रहा था उस टाइम पे जो वहाँ का जो लोकल सिस्टम है, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या सो रहा था इतने लंबे टाइम तक? आप देख रहे हैं कि इस कॉलोनी में मैं देख रही हूँ कि बिजली के जो बिजली सप्लाई के लिए जो पोल है वो सब गड़े हुए हैं, बिजली सप्लाई हो रही है। सिस्टम, इसका मतलब लोकल सिस्टम को के आंखों देखिए सारी चीजें होती है। उसके बाद आप 10 साल 15 साल के बाद जागते हैं, और जागने के बाद आपके ऊपर कुछ नहीं होता, बट क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को लेनी पड़ेगी। ये जो हमारे
पूरे आप देख रहे हैं इस तरह के केस में जो सरकार है या कोर्ट है वो निर्णय लेती है अपनी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर वाकई किसी पर एक्शन लेने की जरूरत है तो उन लोगों पर एक्शन लेने की जरूरत है जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी बिल्कुल। के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि उसके लिए घर बनाना आसान नहीं होता, पूरी जिंदगी लग जाती है एक आदमी को अपने 2 कमरे के घर को बनाने के लिए। आपके पास कोई चारा नहीं है, आप संविधान के हिसाब से चलते हैं, सरकारें नहीं, लेकिन न्यायपालिका संविधान के हिसाब से चलती है। आपको जो कानून कहता है आपने उस हिसाब से एक्शन ले लिया। बस मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो इन सब पर हम सबको बैठकर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो बेघर हो जाएंगे उनके बाद उनका क्या होगा। दिल्ली में ऐसा पहले कई बार हुआ है कि स्लम रिहेबिलिटेशन सेंटर एक कानून लेके आए जिसमें ये कंपलसरी है कि अगर आप स्लम को तोड़ते हैं तो उसकी जगह उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। क्या इस तरह के प्रोविजंस इस तरह के कॉलोनी में भी हैं? ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर सोचने की, समझने की और जानने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है इस वक्त में। सिर्फ आप किसी को भी गलत कह के उसके घर से बाहर नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ घर बनाया, और ये ताकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर ये एक आइडियल प्रैक्टिस सेट हो सकती है आने वाले दिनों में, सरकार अगर इसको आगे आके प्रॉपर तरीके से इसका मुआयना करें, उन लोगों को सबको समझे कि कौन कौन इस कॉलोनी को काटने के में जिम्मेदार थे, किन किन लोगों की भागीदारी थी, किन किन लोगों ने इससे फायदा उठाया, उन सब लोगों को अगर बिल्कुल आज ऐसे लोगों पर सही मायनों में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही उस समय अपनी भूमिका निभा रहे थे और उनको भरोसा दिला रहे थे कि आप सस्ती दरों पर जमीन लीजिए और अपने आशियाने यहाँ पर खड़े कीजिए। और आज यही स्थिति थी कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा आशियाने खड़े हो गए। इसमें ना जाने कितनी महिलाएं, कितने मासूम बच्चे, कितने पुरुष, कितने युवा यहाँ पर रहते थे। और आज यहाँ पर महापंचायत हो रही थी, उनको अपने आशियाने खोने का डर था। सीमा जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ आपको बता दें कि अधिवक्ता जुड़ गए हैं ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी आपको बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी, यहाँ पर इस तरह के कई मामले देश में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से सामने आते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पुनर्वास को लेकर क्या हमारी सरकारें सोचती हैं ऐसे गरीब लोगों के बारे में, ऐसे मुफलिसी में जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोरोना काल है, रोजगार जहाँ पर लगातार छीनते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर सबसे बड़ा संकट होता है, लेकिन हमारी सरकारों के पास पुनर्वास को लेकर कोई योजना दिखाई नहीं देती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आप वैसे ही ये जो प्रश्न आपने उठाया है, ये जो समस्याएं हैं, ये सोशल और न्याय दोनों समस्याएं हैं जी। न्याय जो पालिका है वो जो निर्णय करती है वो सबूतों के आधार पे करती है कि मालिकाना हक किसका है, और जिसका मालिकाना हक होता है अल्टीमेटली उसको मालिकाना उसको दिया जाता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कहना कि इस समय जो समय है जहाँ कोरोना काल चल रहा है, जहाँ पे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, वहाँ पे उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करें और सब लोग अपना सामान उठाने के लिए, ये विरोध करने के लिए सब एक साथ आए। तो ऐसी स्थिति में अब समय ये था कि फिलहाल इसको अभी कम से कम साल भर के लिए, कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता था। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, यदि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो नीचे की कई अदालतों से होता हुआ पहुंचा है जी। तो समय तो उनके पास था कि उसके लिए कोई व्यापक या कोई अच्छे से इंतजाम कर सकते थे। जो सरकारी महकमे हैं या पुनर्वास की जो व्यवस्था है, ये एक ही दिन का काम नहीं है कि एक ही दिन उठे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कल आपको खाली करना है। इसके लिए समय मिला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय नेता होते हैं या स्थानीय, सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आपके एक वक्ता उठा रहे थे कि जो वहाँ के स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, जब ये बस रही होती हैं तब कोई नहीं देखता कि ये कॉलोनियाँ बस रही हैं, यहाँ पर बिजली के मतलब वो मीटर दिए जा रहे हैं या पानी की व्यवस्था हो रही है या सब कुछ हो रहा है। एक समय के बाद जो है उसका मतलब उस पर विरोध चालू हो जाता है। तो अगर या तो पहले शुरू से ही उस जमीन को प्रोटेक्ट किया जाता और उसमें लोगों को बसने दिया ही नहीं जाता, जिससे लोग अपना एक ऑल्टरनेटिव अपने व्यवस्था कर लेते। जी। तो ये अपने अपने गंभीर प्रश्न है इस समय, और इस समय के विशेष तौर पर इस समय काल में जब कोरोना चल रहा है, यहाँ लोगों की नौकरी नहीं है, यहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं है, और ऐसे में अगर मानो उनको आशाना भी नहीं रहे तो फिर तो वही व्यवस्था हो जाएगी, उन सबको गाँव जाना पड़ेगा। जी ऋषिपाल जी, कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होनी चाहिए थी ना, जो लंबे समय से भू माफिया बनकर ऐसे लोगों पर विश्वास दिलाते रहे, उनको भरोसा दिलाते रहे कि आप सस्ती दरों पर जमीनें खरीदें, अपने आशियाने खड़े कीजिए, अपने सपनों का घर खड़ा कीजिए, भले कैसा भी हो। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों का कसूर क्या है फिर कि भाई उनके खिलाफ भी कोर्ट कोई कार्रवाई करे, उनके खिलाफ भी आदेश दे। जी।
जी, सीमा गिल जी, यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है, चलिए इस मामले पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ा बयान सामने आया है। खोरी कॉलोनी में तोड़फोड़ पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। लोगों के पुनर्वास का प्लान तैयार है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, डबुआ कॉलोनी में जेएनयूआरएम के फ्लैट दिए जाएंगे। तो बैंक फॉर्मेलिटी के बाद फ्लैट दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, खोरी कॉलोनी में जहां पर महापंचायत से पहले ही बवाल देखने को मिला था, लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया था। इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी हम बता दें, लोगों के पुनर्वास का प्लान तैयार है, ऐसा कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनयूआरएम के फ्लैट दिए जाएंगे, पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद, बैंक फॉर्मेलिटी के बाद ही फ्लैट दिए जाएंगे। तो ऐसे में एक तरफ जहां पर महापंचायत से पहले ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी कि लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठियां तक भांजी गई, तो वहीं इसी बीच एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सामने आया है। डबुआ कॉलोनी में जेएनयूआरएम के फ्लैट दिए जाएंगे, बैंक फॉर्मेलिटी के बाद ये फ्लैट दिए जाएंगे। तो लोगों के पुनर्वास का प्लान तैयार है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। डबुआ कॉलोनी में जेएनयूआरएम के फ्लैट दिए जाएंगे, बैंक फॉर्मेलिटी के बाद फ्लैट दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, खोरोली कॉलोनी में भारी पुलिस बल तैनात है। अतिक्रमण को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। तस्वीरें लगातार खबरफाश की तरफ से आपको दिखाई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया, और इसी के साथ यहां तक कि लाठियां तक भांजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि आदेश दिया था कि खोरोली कॉलोनी को यहां पर हटाया जाए, और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। इस खबर पर आपको बता दें कि हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान भी जुड़ गए हैं। कुलवीर दीवान, अतिक्रमण को लेकर लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के पुनर्वास का प्लान तैयार है, लेकिन कुछ समय पहले ये भी बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था कि जो प्रदेश के वासी है, जिनके पास आधार कार्ड है, उनको प्राथमिकता के आधार पर ये फ्लैट दिए जाएंगे, उनको ही दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरे प्रदेशों को हैं उनको नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार भी अब इस मामले का समाधान जो है वो करना चाहती है, और जिस तरह से आज का घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की भी इस तरह की चिंताएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि समस्या का समाधान जो है वो हो, और उसके लिए तमाम विकल्प जो है सरकार के पास उन पर गौर किया जाता है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का ये बयान आया है कि उनके पुनर्वास की योजना जो है वो तैयार है, जेएनयूआरएम के फ्लैट उनको दिए जाएंगे। और फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि जो विवाद है, जो ताजा परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, अनुकूल किया जाए। और अगर बात करें यहाँ पर, कुलवीर ये भी जानना चाहते हैं क्या पंजाब में कोई पुनर्वास नीति है जिसके तहत ऐसे लोगों को पहले घर भी दिए गए हों? हरियाणा में इस तरह की पुनर्वास नीति पहले भी देखने को मिली हो, इस तरह से लोगों को यहाँ पर घर दिए गए हों, आशियाने उनको दिए गए हो? देखिए, बिल्कुल हरियाणा और पंजाब में दोनों में इस तरह की जो परियोजनाएं, जो योजनाएं हैं वो होती हैं सरकारों की, क्योंकि पुनर्वास योजना जो है वो सरकारों की जिम्मेवारी होती है कि यदि सरकार कहीं से उठाती है, और खासतौर पर एक टाइम लिमिट होता है कि कई सालों से यदि वो राज्य का निवासी हो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर और जो हालात हैं वो सपोर्ट करते हैं उस पॉलिसी के तहत, तो निश्चित तौर पर जो राज्य सरकारें हैं उनकी पॉलिसी रहती है पुनर्वास योजना, ये हर राज्य की पॉलिसी होती है। पंजाब में भी है कमोबेश इसी तरह से, हरियाणा में भी इस तरह की पॉलिसी जो है वो है। आपको याद होगा कि शहरी क्षेत्रों से जो कॉलोनियां हरियाणा में हटाई गई थी, उनको आसियाना, खासतौर पर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में कई सेक्टर्स में आसियाना जो है वो बनाए गए हैं
क्योंकि कॉलोनियां जो है वो कच्ची डेवलप हुई थी, लेकिन क्योंकि काफी काफी सालों से लोग वहां पर बैठे थे, लिहाजा उनको उठाकर आसियाना के फ्लैट जो है वो दिए गए थे। तो निश्चित तौर पर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि राज्य के जो लोग हैं उनको उनके सर पर पे छत हो और जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा जी किया जाए। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की योजनाएं जो हैं वो हर सरकार की रहती हैं। कुलवीर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जो प्रक्रिया इसमें पूरा समय लगेगा, उसमें कितना समय लगेगा, कब तक ये फ्लैट उन खोरी कॉलोनी के लोगों को दिए जाएंगे? देखिए, सरकार ये चाहती है कि तुरंत इस पर जो कार्रवाई है वो हो और लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है और आपने आज की कार्रवाई में भी देखा कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे हैं वो भी उस तरफ कूच कर रहे हैं और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, किसान नेता हैं, उनको भी पुलिस ने खोरी गांव जाने से रोका है, ताकि किसी और रंग में ये मामला जो है कोई और रंग ना ले, कोई और ज्यादा बड़ी समस्या जो है उस सरकार के लिए ना बने। लिहाजा सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। चलिए, इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी से अवगत करा देते हैं। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। चढ़ूनी का बयान इसमें सामने आया है, आपको सुनवा देते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा है। कत्ल करने बराबर है। पानी बंद कर दिया इन लोगों का। 1 लाख की आबादी है, 1 लाख की आबादी का आज पानी बंद कर दिया। 1 लाख की आबादी को उजाड़ के कह रहे हैं कहीं जब भागो यहाँ से, जहाँ मर्जी रहो। उनके कोई उसका इंतजाम नहीं है। मैं बिल्कुल देशवासियों को कहना चाहूंगा कि देश में सरकार की इंसानियत मर चुकी है। जागिए आप लोग, हम मरने के लिए आए हैं। जो मर्जी हो, हम यहाँ से नहीं लेंगे जब तक इन लोगों की समस्या का हल नहीं होगा। ये बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पंचायत ऐसे लोगों को मार मार के लड़वा मार के हम कह रहे हैं हमारी मुद्दे उठाने थे। महापंचायत में क्या बैठक थी, क्या हम कह रहे हैं हमारी मुलाकात करवा दीजिए। यहीं आके तो पता लगता है उनके क्या मुद्दे हैं। हम तो कह रहे हैं उनको बिठाइए, प्रशासन को बिठाइए, सरकार को बिठाइए, बात तो करवा दो एक बार, हल तो निकले, पता तो लगे। वो बात तक नहीं करवा रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी फोर्स यहाँ पे लगा दी है। ये को बिल्कुल तरीका बिल्कुल इंसानियत के चलता। पुनर्वास की मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार से, ये आखिर क्यों जो है इस तरह की लंबे समय से बसाई गई हम बिल्कुल कह रहे हैं कि जहाँ 40 साल से 50 साल से लोग रह रहे हैं, 1 लाख की आबादी है, अब उनको निकाल के सड़क में फेंक दे। आखिर खट्टर साहब बता दे वो जाए कहाँ, कोई बता दे, कोई दुनिया का इंसान बता दे आखिर वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाके रहे। हम ये कह रहे हैं अगर इस जगह की जरूरत है तो उनको पुनर्वास करवाइए कहीं। और जिन लोगों ने यहाँ पे बसाए, जो पहले अधिकारी थे, क्यों उनको पकड़ के जेल में डाला जाता? ठोको सबको जेल में। ये प्रथा रुकेगी आगे के लिए। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 1 लाख की आबादी है और मनोहर सरकार को इनके पुनर्वास के बारे में सोचना चाहिए। क्या सरकार के पास प्लान है? लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, बड़ी बात सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि खोरी कॉलोनी के जो लोग हैं उनको JNURM के फ्लैट दिए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, पूरी फॉर्मेलिटी निभाते हुए ये उनको फ्लैट दिए जाएंगे। तो हमारे साथ आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा गिल बनी हुई हैं और इसी के साथ ही कुलवीर दीवान हमारे ब्यूरो चीफ भी बने हुए हैं। और इसी के साथ ही अब आपको बता दें कि ऋषिपाल भी हमारे से जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं। सीमा गिल जी, आपके पास दोबारा से लौटना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आज भी प्रदेश में और तमाम प्रदेशों में, ज़िलों में इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही है कि भू माफिया सक्रिय है और ख़ासतौर पर गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, नारनौल से इस तरह की लगातार खबरें सामने आती रही है कि भू माफिया सक्रिय है। अतिक्रमण का मामला लगातार सामने आ रहा है। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर भू माफिया आज भी बेखौफ होकर जमीनों को सस्ती दरों में बांटते हैं, फिर जब यहाँ पर अतिक्रमण हो जाता है तो सरकारें जागती हैं। कह रही थी, मुझे लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसी बात को कह रहे थे। मुझे इसमें कहते हुए कोई इफ एंड बट नहीं लगाना चाहती। ये सच्चाई है कि तमाम तरह के जो नेक्सस होते हैं वो जमीन पर होते हैं। कई बार वो सिस्टम की नजर में होते हैं और कई बार सिस्टम की नजर में नहीं होते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर जो इस तरह के जो एंक्रोचमेंट वाले मुद्दे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सिस्टम में बैठे हुए लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि 10,000 लोगों के घर ऐसे ही बच जाए, मुझे नहीं लगता कि बिना सिस्टम की इंफॉर्मेशन के ये पॉसिबल है। अगर आप एक ईंट भी लगाते हैं, दिल्ली में भी आप अगर देखिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी अनुत्राज कॉलोनीज हैं जहाँ पर काम होता है जी, तो पुलिस का जो लोकल बीट कांस्टेबल है वो आ जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10,000 घर बन गए और वहाँ के लोकल सिस्टम को पता ना हो।
डेफिनेटली ये जो बिल्डर माफिया है या इस तरह की जो एंक्रोचमेंट कराने वाले जो लोग हैं उनके भी उनको वो सिस्टम में बैठे हुए लोगों के साथ मिलीभगत करके इस तरह के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको डेवलप करते हैं। और उसके बाद में दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि जो इस तरह के लोग घर बनाने वाले लोग हैं उनकी जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है रिवेन्यू से रिलेटेड और वो फंस जाते हैं। वो क्या भाई कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं क्योंकि जो आपका जो हमारे साथ आपको बता दें कि अधिवक्ता ऋषिपाल भी जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, राष्ट्रीय पुनर्वास जो नीति है उस पर आपको क्या लगता है कि सरकारें कितना काम करती है, कितनी गंभीरता से इसको लेती है? क्योंकि लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकारों पर सवाल उठता है, भूमाफियाओं पर सरकारें काम नहीं करती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, इस तरह की बात सामने आती है। तो सरकारें राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पर कितना गंभीरता से सोचती हैं? देखिए, आप अभी इसी मैटर को अगर आप ले तो जिस समय एक तरफ उनके मकान ढाए जा रहे हैं उस समय सरकार उठ के आ रही है और नया प्लान दे रही है। अगर सरकार की गंभीरता होती पुनर्वास के मामले में तो आज वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करती, उससे पहले ही इन लोगों को जो है कहीं और सुरक्षित जगह पर, अच्छी जगह पर इनको जो है पुनर्स्थापित कर दिया जाता, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता। लेकिन सरकारें क्या है, हमारे देश के अंदर जो एक राजनीति है, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति है, तो ये देखा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति कहाँ प्रभावी हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है। जहां पर दबाव बनता है तो सरकार उस पर झुक जाती है, अगर दबाव नहीं बनता तो सरकारें नहीं झुकती। जैसे अभी आपने बताया इस नीति के अंदर कि सरकार ने कहते जो हमारे राज्य के उनको तो मकान देंगे, जो हमारे राज्य के नहीं है उनको मकान नहीं देंगे। अरे इंसान तो रह रहे हैं वहां पर इंसान रह रहे हैं, वहाँ बच्चे रह रहे हैं, वो औरतें रह रही हैं। अगर आपके वहां पर लोग रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, वो इस देश के नागरिक है कि आपको अगर पुनर्वास करना है तो सबको पुनर्वास करना है। यहाँ पर भी राजनीति होती है कि हमारा राज्य का है तो देंगे क्योंकि हमारा वोटर है, हमारे राज्य का है नहीं है तो हम नहीं देंगे। तो ये जो नीतियां हमारे हैं वो नीतियां अभी बहुत कारगर रूप से केवल सरकार वोट बैंक की तरह लोगों को लेती है। वोट बैंक का जहाँ फायदा होता है वहाँ ये नीतियां काम करती है, जहाँ फायदा नहीं होता वहाँ काम नहीं करती। तो बहुत बड़े पैमाने पर इन नीतियों को हमें काम करने की आवश्यकता है। और विशेष तौर पर कोर्ट भी ये सोचे कि जिस समय वो कोई आदेश पास कर रही है तो सरकार से भी आदेश करें कि तुमने इनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था करी है। ठीक, इस मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला मेरा ये सवाल है, बेहद गंभीर सवाल है कि ऐसे लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने लंबे समय के बाद अपने आशियानों को बसाया, उन्होंने अपने सपने देखे, उनके साथ उनके अपने रहते हैं, मासूम रहते हैं, महिलाएं पुरुष इतनी बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, लेकिन जब अतिक्रमण की बात सामने आती है, पता लगता है कि ये तो निगम की जमीन है, फिर सरकारों पर सवाल उठता है कि सरकारें पहले क्या कर रही थी जब इतने दशकों से इस तरह की बसावट चल रही थी। निगम पर सवाल उठते हैं, भूमाफियाओं पर शिकंजा सरकार नहीं कसती है। देखिए, ऐसा है जो आपने कहा कि दशकों से ये सब चल रहा था, तो दशकों से जो चल रहा था वो तो सवाल पूछना चाहिए पूर्ववर्ती सरकारों से, जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर इस तरह की अनियमितता बरती कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और इस तरह के लोग जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वर्तमान सरकार के विषय में अगर आप बात करें, 2014 में सरकार आई थी तो कृपया 2016 में कोर्ट ने क्या बोला था वो पढ़ लीजिए। और इस सरकार के आने के बाद क्या एक भी ऐसी रजिस्ट्री हुई जो गैर कानूनी हो या जो जायज ना हो? आप इस बात को पहले यूं समझिए। और दूसरी बात, मैं सुन रहा था मुझसे पहले एक साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि सरकार इनके पुनर्वास के बारे में विचार कर रही है, मतलब सरकार इनको दोबारा से दूसरी जगह बसाने पे बात विचार कर रही है। अब वो कह रहे थे कि साहब जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, देखिए हम ये बात कैसे तय करेंगे कि कौन इस कॉलोनी का वासी है या कौन नहीं है? वो तय होता है वहां पे, चाहे राशन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है या कोई और पहचान पत्र है, उसी से ये बात तय होगी ना कि आप किस कॉलोनी के वासी है या किस जगह के वासी है। जो वहां के निवासी है उनके बारे में सरकार विचार कर रही है। जिसके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो आप कैसे तय करेंगे कि वो कहाँ का निवासी है? क्या प्रैक्टिकल ये चीज सही है? तो मेरा केवल इतना कहना है कि वर्तमान सरकार इस विषय पे बहुत संवेदनशील है। हम भी जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से जिन लोगों के साथ इस तरह की परेशानी आई है, सरकार पूरी संवेदनशीलता से उस पर बात करे। प्रवीण अत्रे जी, फिर ऐसे भूमाफियाओं पर कब कार्रवाई करेगी सरकार? गुरुग्राम से इस तरह की खबरें सामने आती है, फरीदाबाद से इस तरह की खबरें सामने आती है, नारनौल से इस तरह की खबरें सामने आती है। क्या स्थानीय प्रशासन सीधे तौर पर जब इन्वॉल्व होता है तो सरकारें कहां जाती है? लेकिन ऐसे में जो आपने बात बोली थी इसके साथ साथ कि वहां के जो स्थायी निवासी हैं लेकिन जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, इतने लंबे समय से रह रहे हैं,
उनके बच्चे, महिलाएं, पुरुष, वो कहाँ जाएंगे फिर? वो इंसान नहीं है क्या? आप कैसे तय करोगे कि कौन वहां का निवासी है और कौन नहीं है? ये कैसे तय होगा? ये कागजों से तय होता है ना, ये आपके जो पहचान पत्र है उसी से तय होता है ना। आप भारत के निवासी है, ये चीज कैसे तय होती है? अगर आपके पास भारत का पहचान पत्र होगा। तो आप सरकार हरियाणा के ऐसे निवासी लोगों हैं, के तो बारे कैसे में तय क्या होगा सोच रही है? आप कि कह रहे हैं वहां का सरकार पहचान पत्र होगा संवेदनशील है, आपके पास? आप थोड़ा आप सा इस दस्तावेज विषय के को- आधार पर तय कीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कौन सोचेगा? फिर दूसरे कहेंगे तो हमारे प्रदेश के नहीं है, दूसरे कहेंगे हमारे प्रदेश के नहीं है। इतने लंबे समय से आपके प्रदेश के अंदर अलग अलग राज्यों के लोग रह रहे थे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे तो आपके सवाल पे हंसी आ रही है भाई। आप किस सर, तरह का सवाल पूछ सर रहे हैं? आप इस तरह की अब मुझे एक बात असंवेदनशीलता बताइए, जाहिर जो करेंगे देश तो फिर का- सवाल अरे, क्या अरे, होगा? सुन लीजिए, ओ भाई सुन लीजिए, आप एंकर हो, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब सुनिए उसका। जो भारत का निवासी है, भले ही किसी प्रदेश का निवासी है, उसके पास वहां का पहचान पत्र होता है ना, उसके पास वहां का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है ना। पहचान पत्र चाहे आधार कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, वही ये तय करता है, चाहे पासपोर्ट है, वही तय करता है कि आप देश के निवासी है, उसके प्रदेश के निवासी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रहने वाले बिहार के हो तो बिहार की सरकार ये कह देगी आप हमारे निवासी नहीं है? इज इट पॉसिबल? जब आपके पास ठीक है, वहां इस का मामले document पर होगा, तो हमारे कैसे सरकार एग्जीक्यूटिव इनकार एडिटर कर देगी? सीमा गिल जी कुछ कहना चाह रही हैं। कैसे सीमा कर गिल सकती है जी, इनकार? जी आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? परवीन जी, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देती हूँ। मेरे हिसाब से आप उस तब समझ पाएंगे क्या वो पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली में हमारी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये जानने की है, क्योंकि मैं सीमा गिल बोल रही हूँ, चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर। आपसे बात मैं सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि जो 10,000 लोगों के घर जो टूटने जा रहे हैं वो इंसान है, और इंसानवीय मूल्यों को हम दरकिरार नहीं कर सकते। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम तो परायों को भी अपना समझ के मेहमान नवाजी करते हैं। तो ये तो हमारे अपने हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं 10,000 परिवार। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा कि पुरानी सरकारों में जो लोग थे उन्होंने कुछ इस तरह की गलतियाँ की जिसकी वजह से 10,000 घर बन गए। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, ऑर्डर उनका हो गया। डेफिनेटली आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि ये लोग जो 10,000 घर बेघर होने जा रहे हैं, ये लोग, क्या इनके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है सरकार की तरफ से, या कोई ऐसा तरीका है जिससे बचाया जा सकता है इन लोगों को बेघर होने से? क्योंकि आपको भी पता है कि 1.5 साल से लगातार हिंदुस्तान, हरियाणा में जितने भी लोग रह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, रोजगार चले गए हैं। उसके बाद अगर उनका घर भी छिन जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं और हम जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या आगे बढ़कर सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ताकि इन लोगों को बचाया जा सके, या इनके लिए कोई दूसरा आसियाने का ऑल्टरनेट तलाशा जा सके? क्योंकि ये सच है कि सबके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास हरियाणा के आधार कार्ड हो, वोटर ID हो या कुछ हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन घर बनाकर रह रहे थे तो कुछ तो होगा ना, उनको चेक तो किया जा सकता है कि कितने लंबे। सवाल समझ गया, मैंने वही कहा, इस बात की तकलीफ हमें भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने घर से बेघर हो जाए वो बहुत तकलीफ दे। हालांकि ये विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस गांव के जो बासिंदे उनके बीच में है, सरकार का तो इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि इनके पुनर्वास के बारे में सरकार काम करे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसी का आशियाना ना छिने, उसके सर पे छत रहे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके। अब दूसरा सवाल ये आ जाता है कि वो मैकेनिज्म क्या होगा। आपने यही जानना चाहते हैं ना कि वो मैकेनिज्म क्या होगा। जी जी देखिए, बिल्कुल। ऐसा है, आप इस विषय पे तुरंत कोई बात कहना मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन हम बहुत संवेदनशील है। ये एक मैच्योर सरकार है और सरकार अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए ये भरसक कोशिश करेगी कि किसी के साथ भी इस तरह का अन्याय ना हो पाए। जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में तुरंत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सरकार कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर निकालेगी जिससे सबके साथ न्याय हो। प्रवीण अत्रे जी, ये हल कब तक हो जाएगा आपकी तरफ से इस मामले को एक लेकर? सवाल और परवीन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त में कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो ये समझ सके कि क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, क्या सरकार की तरफ से कोर्ट जाया जा सकता है ये कहने के लिए कि कुछ टाइम दे दे इस ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए? क्योंकि अगर ये आप देखिए, जून का महीना है,
भरी गर्मी में लोग अपने घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। सरकार अगर सोच रही है तो डेफिनेटली सरकार कोई एकदम से तो है नहीं, अचानक से कुछ उनका आपका एक सिस्टम होता है सरकार में, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप सारी चीज़ों को आकलन करते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये बड़ा टाइम लगने वाला है अभी इसमें। तो क्या आप लोगों की सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि कोर्ट जाके बोला जाए कि इस ऑर्डर को थोड़े दिन के लिए स्टे किया जाए, ताकि एक प्रोविजन जी, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, ऐसा है कि कानून की जानकारी बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो है कि जब निर्णय किसी बेंच के द्वारा आता है और उसके अंदर रिव्यू का जो ऑप्शन रहता है वो ऑलरेडी अवेल कर लिया जाए, तो मुझे जहां तक जानकारी है दूसरा ऑप्शन बचता नहीं। लेकिन फिर भी अगर कानून में कोई ऐसा प्रावधान है या किसी तरह का ऐसा ऑप्शन है कि रिव्यू के लिए डाला जा सके या रिक्वेस्ट की जा सके, उस पर भी विचार करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है परवीन जी इस वक्त में कि वो लोग जो वहाँ पर अपना आशियाना बना के परिवार के साथ रह रहे हैं, उनको इस वक्त किसी भी तरीके का अगर रिलीफ दिया जा सकता है सरकार की तरफ से या एक समाज के लोगों की तरफ से, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहद ज़रूरी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी सरकार इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ लेगी, क्योंकि ये जो घर हैं ये बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 10,000 घर में लाखों लोगों की जैसी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि लाखों के आसपास लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जाए वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उठाया जाए और जल्दी से उठाया जाए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि इनके पुनर्वास के लिए सरकार काम करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियों का नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार अपने किसी भी नागरिक के लिए, अपने किसी भी वासी के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगी कि उसके सर पे छत्ता है। इसलिए इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील होकर विचार कर रही है और कोई निर्णय आपके सामने है। एक और महत्वपूर्ण सवाल परवीन जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब इस तरह की कॉलोनीज बनती हैं तो ये किसी एक दिन में नहीं बनती, और ये सिर्फ सिस्टम में कोई एक अकेले आदमी नहीं, सिस्टम के कुछ लोग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होते हैं या उनकी सह होती है, उनका सपोर्ट होता है, तब इस तरह के 10,000 घर बन जाते हैं किसी जगह पर। आप कह रहे हैं कि क्या जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो इस सारी प्रोसेस के हिस्से में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्या उनको भी कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस सरकार की तरफ से होने वाली है, ताकि इस तरह की जो प्रैक्टिस है दोबारा से ना हो कहीं किसी भी शहर में, और एक गरीब आदमी बेघर होने से टाइम से पहले ही बच जाए, वो ऐसी जगह पे घर ही ना खरीदे जहां उसको लगता है कि कल उसका घर जा सकता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। बहुत लंबे समय से चल रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से 1970 से इस कॉलोनी के अंदर इस तरह की बसावट चल रही है, जहाँ पे भू माफिया और कुछ सरकारी सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि बहुत सी काली भेड़ें ऐसी हैं जो सिस्टम में बैठ के इस तरह के काम को अंजाम देती है। उन लोगों की मिलीभगत से ये स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि उनमें से, क्योंकि 1970 से चल रहा था, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त नौकरी में नहीं होंगे या जिनका जीवन खत्म हो चुका है, उनके लंबा समय हो चुका है। लेकिन जिस तरह का ये विषय है, एक तो मैं निवेदन यहाँ पे भी करूंगा कि जो लोग इस विषय को कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में जाके उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो इस मामले में एक एप्लीकेशन कोर्ट में भी अवश्य डालें, जिससे कि जांच की डायरेक्शन अगर कोर्ट की तरफ से आ जाएगी तो सरकार के लिए बहुत आसान होगा ऐसे लोगों को उनके अंजाम से पहुंचा के। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा सरकार अपने स्तर पे भी इस विषय में जरूर चिंता करे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए ये बात सिर्फ मुझे लगता है कि एक खोरा गांव की कॉलोनी की नहीं है, ये पूरे हरियाणा में जितनी भी जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, अभी भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है जिसको, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और फरीदाबाद मेरा होम टाउन है, तो फरीदाबाद में भी खुद अपने आप में इतनी सारी कॉलोनीज है जो रेगुलराइज नहीं है। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन सरकार की तरफ से आगे आ सकता है, या इस पर कोई मंथन चल रहा है अंदर में? जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक बहुत सारी, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनी थी, तो एक पूरा सिस्टम बना के एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके उस प्रोसेस को लिया। हालांकि दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस बहुत लंबी हो गई, अभी तक भी उसका निपटारा नहीं हुआ। क्या हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा हो सकता है कि अभी तक जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको उसी तरीके से रहते हुए उनको डेवलप कर दिया जाए, डेवलपमेंट चार्जेस के साथ में, या कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे वो बेघर भी ना हो और आगे इस तरह की अनऑथराइज कॉलोनी आगे डेवलप ना हो, उसके लिए कोई ठोस ऐसा कोई कानून लेके राज्य सरकार आ जाए? ऐसी कोई बात स्टेट की तरफ से चल रही है या ऐसा प्रोविजन हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई एक विषय नहीं है, आपकी जानकारी में भी होगा। जिस तरह से कांत एनक्लेव के नाम से एक इसी तरह की, लेकिन वो थोड़ा यूं कह लीजिए कि पॉश लोगों की कॉलोनी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस थे, वहां पे भी कोर्ट को इंटरवीन करके डायरेक्शन देनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ समस्या एक जिसको हमें समझना चाहिए, जो इस तरह की डेवलपमेंट ऐसे क्षेत्र में हो गई है जो कानूनन रिजर्व है,
जैसे फॉरेस्ट्री का जंगलात की जो जमीन है जो कानूनी तौर पे रिजर्व है, जी वहाँ पे तो सरकार किसी तरह की रेगुलराइजेशन की बात ही नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे कानूनी रेस्ट्रिक्शन होती है। वरना वर्तमान हरियाणा सरकार ने पहले भी 2 बार जो इरेगुलर कॉलोनीज है उनको रेगुलराइज किया था और सरकार समय समय पे इसके ऊपर रिव्यू करती रहती है। लेकिन जहाँ कानूनी बंदिशें हैं, जो जमीन जो है पहले से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आती है या जंगलात में आती है या इस तरह का एरिया है जहाँ पे कानून में आप कोई बसावट नहीं कर सकते या वहाँ पे लोग रिहाइश नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सरकार के हाथ बंधे। जी, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ चलिए सभी प्रवीण सवालों जी, के बहुत जवाब बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। सीमा गिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें 10,000 से ज़्यादा आशियाने हैं, लाखों घर हैं और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऐसे लोगों का पुनर्वास कब होगा, कैसे होगा। हालांकि सरकार कह रही है कि हम ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह से चिंतित हैं और संवेदनशील होकर हम ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं और जल्द ही उनका पुनर्वास भी जल्द होगा। आपको बता दें हमारे साथ इस मामले पर अधिवक्ता ऋषिपाल भी जुड़े हुए थे। ऋषिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल देखते रहिए खबर फास्ट।